वेलकम टू एसएससीआर करंट अफेयर्स की आपकी वन शॉट रहने वाली है ये। इसमें हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे जो आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, यानी जो आपके सैन्य अभ्यास हैं, वो बुक एंड ऑथर हैं, आपकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं और उनके लेखक जो हैं। और जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रमुख इंडेक्स हैं आपकी, जो कुछ रैंकिंग वगैरह आती है इंडिया की, और जो नंबर 1 पे रहते हैं कंट्रीज, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे हम। एंड तक बने रहना, और ज़्यादा आपका टाइम लूँगा नहीं। चलते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपकी SIM इंडिया 2025 इंडिया और थाईलैंड के बीच हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी पटाया, थाईलैंड में। और थाईलैंड में जाके पता नहीं क्या पटाया, नहीं एक जगह है पटाया थाईलैंड में। एयरफोर्स, यानी कि किस प्रकार की फोर्स ने ये किया था? तो जो वायुसेना है, एयरफोर्स, उन्होंने किया था टू इम्प्रूव एयर इंटरऑपरेबिलिटी एंड जॉइंट ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। यानी कि साथ में मिलके जो वायु में एक क्षमता होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको इम्प्रूव करने के लिए। और एक जो मिलके एक आप कहते हैं ना ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए ऑपरेशन वो नहीं जो डॉक्टर करता है, ऑपरेशन जो नहीं होते, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वैसे जो मिलिट्री आपके ऑपरेशन होते हैं वो। युद्ध अभ्यास 21st एडिशन 2025 इंडिया और USA के बीच में हुआ था। USA यानी अमेरिका। वो कहता है ना कि अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम बोलते हैं तू क्या है बे। तो ये वही वाला अमेरिका है ना, आप जानते होंगे। अलास्का यूनाइटेड स्टेट में, वहाँ पे हुआ था ये। आर्मी यानी जो थल सेना है, उन्होंने किया था। एंड किस लिए हुआ था ये, मतलब इसका पर्पज़ क्या था? टू इन्हेंस डिफेंस कोऑपरेशन एंड शेयर काउंटर इंसर्जेंसी एक्सपीरियंस। यानी रक्षा सहयोग बढ़ाना और काउंटर इंसर्जेंसी अनुभव साझा करना। फिर आता है आपका मैत्री, इसका 14th एडिशन था ये, इंडिया और थाईलैंड के बीच। उमरोई मेघालय में हुआ था ये, वही थल सेना ने किया था। टू स्ट्रेंथन काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्किल्स। यानी काउंटर इंसर्जेंसी और जंगल युद्ध कौशल को मजबूत बनाना। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका जंगल के बीच कभी अगर युद्ध हो गया, यानी फॉरेस्ट में, तो वहाँ पे कैसे युद्ध लड़ना है। जैसे आपको पता होगा कि मराठा में बड़ा प्रचलित था ये, मराठाओं में जो गोरिल्ला युद्ध हो गया आपका। लेकिन वो प्राचीन ज़माने में था। अभी आपको पता है आधुनिक हथियार है हमारे पास, मॉडर्न ज़माने में आपको पता है, जैसे बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, है ना। तो उनके साथ कैसे वहाँ पे युद्ध करना है, कैसे ऑपरेशन करना है फॉरेस्ट के अंदर, तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट था आपका। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका स्लाइनेक्स, इसका 12th एडिशन हुआ था ये, इंडिया और श्रीलंका के बीच, कोलंबो में, जो श्रीलंका की कैपिटल भी है। नेवी ने किया था ये। और टू इन्हेंस मैरीटाइम इंटरऑपरेबिलिटी एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी जो आपसी समझ है उसको बढ़ाना, और जो समुद्र के अंदर जो ऑपरेशन होते हैं उनकी मतलब मजबूत करना उसके लिए। फिर आता है आपका जामाता 2025 इंडिया और जापान के बीच। आपको पता है ऐसे नाम जापान में ही होते हैं, जा वगैरह जैसे होते हैं, जामाता। चेन्नई तट, चेन्नई पे हुआ था ये, चेन्नई कोस्ट के पास। एंड नेवी ने किया था ये। किस लिए हुआ था? फोकस्ड ऑन जॉइंट मैरीटाइम पेट्रोलिंग एंड कोस्टल डिफेंस ऑपरेशन। संयुक्त समुद्री गश्त और तटीय रक्षा अभियानों पर केंद्रित। समुद्री गश्त नहीं होती है, जैसे जो अभी आपको पता है जो समुद्र में जो आपकी बाउंड्रीज होती हैं, तो वहाँ पे रात को आपको पता है पेट्रोलिंग वगैरह भी होती है। वो पता करते हैं कोई दुश्मन देश का कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा है, अटैक तो नहीं बोल रहे हैं, कोई आतंकवादी तो नहीं आ रहे, मतलब टेररिस्ट हैं आपके, वो तो नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए पेट्रोलिंग करते हैं वहाँ पे। तो उसको इन्हेंस करने के लिए हुआ था ये। फिर आता है आपका समन्वय शक्ति 2025, अभी अभी हुआ ये, इंडियन आर्मी ने किया है, भारतीय सेना ने। असम और मणिपुर में हुआ ये, थल सेना ने भाग लिया है। पूर्वी कमान में संयुक्त बलों के एकीकरण और समन्वय को बढ़ाना। यानी कि जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे जो ये फोर्सेज है हमारी जॉइंट फोर्सेज, उनको उनके बीच में एकता मतलब स्थापित करना, ताकि वो मिलजुल के काम कर सके कोऑर्डिनेशन के लिए। तो उसके लिए हुआ था, है ना। फिर आपका आता है बोर्ड कुरुक्षेत्र, इसका 14th एडिशन हुआ है अभी, इंडिया और सिंगापुर के बीच, जोधपुर में, राजस्थान में, आपको पता है जोधपुर। और थल सेना ने किया है ये। आर्मर और मशीनीकृत युद्ध सहयोग को मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग आर्मर एंड मशीनाइज्ड वॉरफेयर कोऑपरेशन। जो अभी आपको पता है मशीनों जैसे बड़े बड़े अभी हथियार आ रखे हैं, तो उनके साथ एक आपसी सहयोग के साथ, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन के साथ कैसे ऑपरेशन करना है उसको लेके। फिर आपका प्रचंड शक्ति 2025 में, इंडियन आर्मी, ये कहाँ पे हुआ था? तो ये खड़ग फील्ड मेरठ में हुआ था, मेरठ उत्तर प्रदेश में। थल सेना ने किया था। बड़े पैमाने पर एकीकृत अभ्यास, आक्रामक क्षमताओं का प्रदर्शन, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेज शोकेसिंग ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। तो इंडियन सेना का ही था ये, मतलब इंडियन आर्मी ने ही किया था ये, कोई बाहर का देश में शामिल नहीं था। फिर आपका था सिम्बेक्स, इसका 32 एडिशन था ये, इंडिया और सिंगापुर के बीच, सिंगापुर में हुआ था ये। और नेवी इसमें पार्टिसिपेट किया था नौसेना ने। एनहांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड एंटी सबमरीन वॉरफेयर कोऑपरेशन, समुद्री सुरक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्ध सहयोग को बढ़ाना। फिर आता आपका पैसेक्स 2025 इंडिया और ग्रीस के बीच हुआ था ये, नियर मुंबई अरेबियन सी में।
तो जाहिर सी बात है, अगर समुद्र में हो रहा है तो नौसेना ही करेगी। ये तो है नहीं कि समुद्र में थल सेना जाएगी, क्योंकि थल सेना थल पे काम करती है, आपको ही बताई दूँ तो। एंड इसका जो एम था वो ये था कि पासिंग एक्सरसाइजेज टू इंश्योर स्मूथ इंटरऑपरेबिलिटी बिटवीन नेवीज, नौसेनाओं के बीच सुचारू इंटरऑपरेबिलिटी सुनिश्चित करने हेतु पासिंग अभ्यास। फिर आपका शक्ति का 8वां एडिशन इंडिया और फ्रांस के बीच हुआ था, ये कैंप लॉर्जेक फ्रांस में हुआ था। आर्मी ने किया था ये काउंटर टेररिज्म सहयोग और सामरिक समन्वय को बेहतर बनाना, टू इम्प्रूव काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन एंड टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो टेररिस्ट अटैक होते हैं उनके खिलाफ उनको काउंटर करने के लिए, इसके आपस में जो सहयोग बढ़ाना है उसके लिए, और कोऑपरेशन एंड टेक्टिकल कोऑर्डिनेशन इसके लिए हुआ था ये। फिर आपका टाइगर क्लो फर्स्ट इसका एडिशन हुआ है, ये ध्यान रखना फर्स्ट है तो इम्पोर्टेंट है ये। इंडिया और यूएसए इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मल्टीपल लोकेशंस पे हुआ है नॉर्थ इंडिया में, अलग अलग जगह है ना। आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। टू बिल्ड हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर एंड कंबाइंड आर्म कैपेबिलिटीज, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध और संयुक्त हथियार क्षमताओं को विकसित करना, जो मतलब काफ़ी ऊंचे स्थान होते हैं, जैसे आपको बताया हिमाचल वगैरह उत्तराखंड में, वहाँ समुद्र से काफ़ी ऊपर स्तर पे है ना, तो वहाँ पे बेहतरीन तरीके से जो आपके अच्छी कैपेसिटी के आर्म्स होते हैं उनके साथ कैसे युद्ध को एक उच्चतम स्तर पे पहुंचाना है, हाई लेवल पे, उसके लिए बात है ना। फिर आपका इंपॉर्टेंट माना जाता है ये नोमैडिक एलिफेंट वाला, इसका अभी 17th एडिशन था, ये पूछ सकते हैं कि कौन सा संस्करण था, तो ये 17वां था। इंडिया और मंगोलिया के बीच, आपका जो चंगेज खान था वो मंगोलिया से ही था, आपको पता है। उलन बटोर मंगोलिया में हुआ था ये, आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। टू स्ट्रेंथन काउंटर इंसर्जेंसी एंड माउंटेन वारफेयर ऑपरेशंस, पर्वतीय युद्ध संचालन को मजबूत बनाना, जो माउंटेन पे कभी मान लो, जैसे आपको पता है इंडिया में तो होते ही रहते हैं, जब पाकिस्तान आपको पता है सियाचिन वगैरह या कश्मीर में जब अटैक करता है तो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची स्थानों पर, आपको पता है जब जो कारगिल का हुआ था तो उसमें टाइगर हिल वगैरह, तो वहाँ पे पर्वतीय युद्ध में मतलब एक बेहतरीन तरीके से हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ना, तो उसके लिए बताइए। फिर आपका तीस्ता प्रहार 2025, ये इंडियन आर्मी ने ही किया है, वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सेना ने इसमें भाग लिया है। तीस्ता घाटी क्षेत्र के पास पूर्वी कमान की तैयारी का आकलन करना, टू असेस ईस्टर्न कमांड्स प्रिपेयर्डनेस नियर तीस्ता वैली रीजन। वेस्ट बंगाल से याद आया, अभी एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं बंगाली जानता हूँ, लेकिन आप मैं बंगाली हूँ तो आप इंग्लिश में पढ़ाया कीजिए, मेरे को हिंदी समझ में नहीं आती। तो देखो मेरा पूरा जो फोकस है वो यही है अभी से, कि मतलब बाइलिंगुअल रख सकूँ, लेकिन पूरी तरीके से तो इंग्लिश में पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, अगर तुम बोलो तो मैं तुम्हारे लिए स्पेशल बंगाली में आपको पढ़ा सकता हूँ, मैं मेरे को थोड़ा बहुत आता है ना। हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा रम्बा रम्बा। ममता बनर्जी ने बोला था, बड़े ही ये गहरे शब्द थे जो मेरे जीवन में इन्होंने मुझे एक अलग दिशा दी, एक नया रास्ता दिखाया। काफ़ी इमोशनली मैं इससे अटैच हूँ, और पूरा मत माना, बस मजाक की बात थी। आप देखिए, आपके लिए पूरा मैंने इसमें खास तौर से इंग्लिश वालों के लिए भी ध्यान रखा है और हिंदी वालों के लिए भी, बाइलिंगुअल है पूरी तरीके से। तो इसके आगे आपका दस्तलिक, इसका ये 6th एडिशन था 2025 में। इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ, कहाँ पे, पुणे, पुणे महाराष्ट्र में है। आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। जॉइंट काउंटर टेररिज्म ट्रेनिंग बिटवीन इंडियन एंड उज्बेक फोर्स, इनके बीच जो काउंटर टेररिज्म होता है, टेररिस्टों को काउंटर करने के लिए, टेररिस्ट अटैक जो होते हैं उसके लिए, ये एक आपका मिलिट्री एक्सरसाइज थी। फिर आपका आता है टाइगर ट्रैम्प, इसका 4th एडिशन था, ये इंडिया और यूएसए के बीच विशाखापट्टनम में हुआ था ये। ट्राई सर्विस यानी त्रिसेवा, विशाखापट्टनम शायद आंध्र प्रदेश में है। संयुक्त उभयचर और मानवीय सहायता अभियानों को बढ़ाना, टू इनहेंस जॉइंट एम्बिफियस एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑपरेशंस, तो इनके बीच सहायता बढ़ाने के लिए ये हुआ था। फिर आपका इंदिरा, इसका 14th एडिशन, इंडिया और रशिया के बीच चेन्नई में, नेवी ने, नौसेना ने, टू बूस्ट नेवल कोऑपरेशन एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी इंगेजमेंट, तो इसके लिए नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा सहभागिता को बढ़ाने के लिए। भारत और रूस के बीच हुआ था, ध्यान रखना, इंदिरा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। फिर आपका प्रचंड प्रहार आ जाता है 2025 में। इंडियन आर्मी इसमें पार्टिसिपेट करती है, अरुणाचल प्रदेश में ये होता है। आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। टू टेस्ट कॉम्बैट रेडीनेस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर युद्धक तत्परता की जांच। आपको पता है कि इंडिया एंड चाइना के बीच में है ये, तो वहाँ पे कैसे हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, मतलब अलर्ट रह के, तो उसके लिए ये हुआ था। फिर आपका ये एक ये में 2025, ये इंडिया और तंजानिया के बीच इंडियन ओशन में होता है, हिंद महासागर में, नेवी में पार्टिसिपेट करती है। स्ट्रेंथनिंग इंडो अफ्रीकन नेवल टाइज एंड ओशनिक सेफ्टी, इंडो अफ्रीकी नौसैनिक संबंध और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, यानी इंडिया और अफ्रीका, आपको पता है हिंद महासागर कहाँ तक फैला हुआ है, तो इंडिया और अफ्रीका के बीच जो नेवी के संबंध है उनको मजबूत करना, और ओशन में यानी समुद्र में जो सेफ्टी है उसको मतलब बेटर परफॉर्म करना, उसको मजबूत करना।
फिर आपका खंजर, इसका 12th एडिशन हुआ था इस बार इंडिया और किर्गिस्तान के बीच। तो ये बिश्केक किर्गिस्तान में हुआ था। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इंडिया की जो सेना थी उसने। विशेष बल प्रशिक्षण और काउंटर टेररिज्म रणनीतियों को बढ़ावा देना, टू इन्हेंस स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग एंड काउंटर टेररिज्म टैक्टिक्स। जो टेररिज्म होता है उसको काउंटर अटैक काउंटर करने के लिए ना। फिर आपका आता है ट्रोपैक्स 2025, ये इंडियन नेवी जो है उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। इंडियन ओशन में हुआ था, ये नेवी ने पार्टिसिपेट किया था, इसमें बताया गया है। फर्स्ट टाइप भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा वार्षिक परिचालन तैयारी अभ्यास है, द इंडियन नेवीज लार्जेस्ट एनुअल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइजेस। तो ये भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा है वार्षिक परिचालन तैयारी अभ्यास, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपका कौन सा, ट्रोपेक्स, लार्जेस्ट एनुअल है ना। फिर आपका वरुण है जो इंडिया और फ्रांस के बीच होता है अरब सागर में, नेवी परफॉर्म करेगी अरब सागर में, जाहिर सी बात है। नौसैनिक इंटरऑपरेबिलिटी और समुद्र की जो डोमेन जागरूकता को बढ़ाना, टू इम्प्रूव नेवल इंटरऑपरेबिलिटी एंड मेरी टाइम डोमेन अवेयरनेस। फिर आपका धर्मा गार्डियन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका, इसका अभी इस बार जो है 6th एडिशन था, इंडिया और जापान के बीच, जापान में हुआ था ये, और आपकी आर्मी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। काउंटर टेररिज्म और जंगल युद्ध को अनुभव साझा करना, यानी कि जो फॉरेस्ट का आपका एक्सपीरियंस है जंगल वॉरफेयर का, उसको साझा करना। फिर आपका आता है साइक्लोन, इसका 3rd एडिशन हुआ इंडिया और इजिप्ट के बीच राजस्थान में। एंड आर्मी जो थल सेना उसने भाग लिया था। रेगिस्तानी युद्ध रणनीतियों और द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को बढ़ाना, इन्हेंसिंग डेजर्ट वॉरफेयर टेक्टिक्स एंड बिलेटरल डिफेंस कोऑपरेशन। आपको पता है कि राजस्थान में काफ़ी रेगिस्तान है, और मिस्र में भी आपको पता है जहाँ पिरामिड है, तो वहाँ पे भी आप अगर कभी देखोगे तो चारों तरफ आपको मिट्टी ही मिट्टी दिखेगी उस प्रकार। तो इसलिए ये इसका जो उद्देश्य है वो डेजर्ट की जो वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं उनको मतलब बढ़ाना है, आपसी में उनका सहयोग करना है। फिर आपका आता है एक्वेरिन, इसका 13th एडिशन था, ये इंडिया और मालदीव के बीच, और मालदीव में ही हुआ था ये। थल सेना ने भाग लिया था आपका, फोकस्ड ऑन काउंटर टेररिज्म एंड मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन। तो काउंटर टेररिज्म के लिए था, और समुद्री सुरक्षा पर समन्वय केंद्रित है ना, उसके लिए मेन उद्देश्य था आपका। यहाँ आपके इंपॉर्टेंट जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं वो कंप्लीट होती हैं। इसके आगे हम चलते हैं, जो प्रमुख आपके इंडेक्स हैं जो सूचियाँ नहीं निकालते हैं, तो उसमें किसने निकाली, कितने देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, फर्स्ट रैंक कितनी आई, मेरा देश, मेरा भारत, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, उन्होंने कौन सी रैंक अचीव की है ना। तो फर्स्ट जो है आपका वो है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025। तो ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने जारी किया था। 139 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट रहा, क्योंकि उन्होंने एनआरसर को अपनी रणनीति बनाने के लिए कहा। 38th इसकी रैंक रही, इसकी, इंडिया की। जबकि 2024 में कहाँ था, ये 39 पे था। मतलब एक अंक, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजा बाबू। वो वाली बात है कि एक स्थान हमने इम्प्रूवमेंट की है, तो इसके लिए तालियां तो बनती है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंडेक्स, 69 टोटल कंट्रीज। सर 69 आ गया सर, क्या है ये? कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ विपरीत रूप से क्रांतिकारी प्रक्रिया होती है, लेकिन उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। स्विट्ज़रलैंड फर्स्ट पे, इतने इंटेलिजेंट है क्या स्विट्ज़रलैंड में। और इंडिया की जो है वो 63rd रैंक है, 58 थी पिछले बार जिसमें, मतलब इतने ख़राब है हम, देख रहे हो, पिछली बार से इस बार नीचे आ गए बाबू। दोस्तों बापू की याद आ गई, काश अगर महात्मा गांधी आज होते तो देश कहाँ होता। क्योंकि देख रहे हो ना यार, मेरे को रोना आ रहा है, बापू, मेरे को बापू की याद आ रही है। बापू होते तो आज क्या कुछ नहीं होता। बंदे में था दम, धोती कुर्ता पहन के बापू हमको सिखलाते थे। क्या सिखलाते थे, क्या बोलते थे बापू? बापू का वो एक मीम वायरल हुआ है ना, वो उसके पीछे दौड़ते हैं वो। छोड़िए, वो तो थोड़ा अलग लेवल का है। फिर आपका स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025, इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इन्होंने रिलीज़ किया है, 146 इसमें आपकी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। ज्यूरिख ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल किया है। दिल्ली ने 104 आपकी जो रैंक है वो हासिल किया, 104। वैसे दिल्ली में मेरा सपना है कि दिल्ली की जो ताज़ी हवा है मैं उसमें सांस ले सकूं। एक ही सपना, एक ही मकसद, दिल्ली की ताज़ी हवा में मुझे सांस लेना है। एक दिन ज़रूर आऊँगा दिल्ली सांस लेने के लिए। फिर आपकी ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025, काउंटर पॉइंट रिसर्च ने इसे रिलीज़ किया है, और सिंगापुर फर्स्ट रैंक अचीव करता हुआ, बेंगलुरु ने इसमें 26 रैंक अचीव किया, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर आपकी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025,
इसमें इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ने इसे रिलीज़ किया है। 67 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। सिंगापुर ने फिर से मार ली है बाजी, और इंडिया 41 पे, 2024 में 39 पे। फिर से मुझे बापू की याद आ रही है, पर क्षमा करें। हैंनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025, तो इसे हैंनली एंड पार्टनर्स ने रिलीज़ किया है। 199 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। क्या बात है, क्या बात है। सिंगापुर फर्स्ट 77वां, 2024 में 85, तो इसमें इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने रिलीज़ किया। 64 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। यूएस से फर्स्ट में आता है, और इसमें इंडिया जो है वो तीसरा। काफ़ी अच्छी बात है, फिर 2024 में भी तीसरा था। गुड गुड, थर्ड। फिर आपका आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, यानी जो सतत विकास है उससे संबंधित। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क ने इसे रिलीज़ किया है। 167 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। फिनलैंड फर्स्ट आया है। 99 इंडिया ने इसकी रैंक अचीव किया। 2024 में 124 था। क्या बात है, मतलब 25, अभी आपका जो वर्ष है वो 25 चल रहा है, और इंडिया ने 25 जो है वो रैंक कम करके काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 99 रैंक अचीव किया। फिर आपका ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025, शांति इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, 163 कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। आइसलैंड जो है वो शांति के लिए फर्स्ट आया है, और इंडिया 115, 2024 में जो है 116 था। क्या शांति मिलेगी यहाँ आदमी को। मिडिल क्लास में आपको पता है शांति कहाँ होती है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, और मिडिल क्लास क्या, कहीं भी शांति नहीं है आदमी को इंडिया में तो। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इन्होंने रिलीज़ किया है। 173 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। कोपेनहेगन जो है फर्स्ट आया है इसमें। फिर आपका आता है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसे रिलीज़ किया है। 120 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। स्वीडन इसमें फर्स्ट आया है, और इंडिया जो है वो 71 रैंक अचीव करता है। 2024 में 63rd था ये, तो डाउनफॉल देखने को मिला है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिलीज़ किया है इसको भी। 148 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है। आइसलैंड जो है आपका पहले स्थान पे है इसमें, एंड 129 इंडिया का रैंक है इसमें। तो जो इसमें 127 था, यानी कि 2 स्थान गिर गए हम। कितना गिरेंगे हम। फिर आपका आता है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025, जर्मन वॉच ने इसे रिलीज़ किया है। 63 कंट्रीज़ और 63 कंट्रीज़, और आपकी ईयू जो है यानी यूरोपियन यूनियन, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया। डेनमार्क फर्स्ट आया इसमें, वैश्विक रूप से इसका 4th स्थान था, एंड इंडिया जो है वो 10वें स्थान पे है इसमें। मतलब देख रहे हो कितने जल्दी हमारे यहाँ क्लाइमेट चेंज हो जाता है। क्लाइमेट क्या, हमारे यहाँ तो जल्दी लोग चेंज हो जाते हैं। क्या बोले, कभी कुछ कभी कुछ। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025, यूएनडीपी, यानी आपका जो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम है उस ये वो उसे रिलीज करता है। 193 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। आपकी आइसलैंड फर्स्ट है, हमेशा की तरह वो टॉप पे था, और हम नीचे से टॉप पे। 130 इंडिया का स्कोर जो है 0.685 था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, अच्छा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस, 180 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट किया है। नॉर्वे फर्स्ट आया है। 151 इंडिया की रैंक है, 2024 में 159 थी। मतलब प्रेस फ्रीडम तो इंडिया में काफ़ी है। इंडिया की मतलब मीडिया ही क्या बोले मैं आपको, मतलब कैसी कैसी तो इंडिया की मीडिया बातें करती है। मोदी जी का सीना 54 इंच का, कभी 56 इंच का। मोदी जी के सीने से इनको फुर्सत नहीं है कि नहीं। मोदी जी भी बड़े उच्च स्तरीय अभिनेता है। एक बार शायद जिस जो आपका शायद G7 कंट्रीज का समिट था मेरे हिसाब से, उसमें मीडिया को आपको पता है अंदर आना अलाउ नहीं था, और मोदी जी को भी ये बात मालूम थी, लेकिन मोदी जी बाहर आके बोलते हैं, अरे आपको अंदर अलाउ नहीं किया। ओ माय गॉड, बात करूंगा मैं उनसे, कैसे अलाउ नहीं किया। अरे सर सर सर, क्या ही बोले। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025, 147 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। फिनलैंड जो है वो फर्स्ट आया, और हम जो है वो 118वें स्थान पे आए। 2024 में 126वें स्थान पे था। इंडिया की रैंक इसमें और बुरी होती, लेकिन मैं बहुत खुश रहता हूँ, तो मेरी वजह से 118 आपकी रैंक आई है, तो थैंक यू लिख देना कमेंट सेक्शन में ना। फिर आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये इसको रिलीज करते हैं। 180 कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती है। डेनमार्क फर्स्ट आता है, 96 रैंक इंडिया अचीव करती है। 2023 में ये 93 रैंक पे था इंडिया करप्शन में, तो इसमें तो ठीक है, फिर भी अगर पीछे जाए तो अच्छा है, क्या ही बोले। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, वेल्थ हंगर हेल्प जर्मनी इसे रिलीज करते हैं।
कितने लोग भूखे हैं, 127 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। बेलारूस फर्स्ट आता है, इंडिया 105 पे आता है, स्कोर 27.3 है। काफ़ी भूखे लोग हैं दोस्त यहाँ पे, कुछ खाने के भूखे हैं तो कुछ किसी और के भूखे हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 ट्रेजरी इंस्टीट्यूट से रिलीज करता है, 165 कंट्रीज जिसमें पार्टिसिपेट करती हैं। हांगकॉन्ग फर्स्ट आता है और इंडिया जो है वो 84th रैंक अचीव करता है। फिर आपका आता है AI रेडीनेस इंडेक्स 2024। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वो इसे रिलीज करता है, 174 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है। सिंगापुर फर्स्ट आता है, 72 इंडिया अपनी रैंक हासिल करता है। और फिर आपका आता है एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024, येल यूनिवर्सिटी USA 180 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती है। एस्टोनिया फर्स्ट आता है और इंडिया जो है 176 स्थान पे आता है। मतलब ये चार कौन है, हमें 180 रैंक चाहिए। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, वैसे हमारे यहाँ तो एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है। हमारे यहाँ तो जो पार्क वगैरह होते हैं उनको भी काफ़ी यूटिलाइज किया जाता है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आपको पता होगा, आपने देखा ही होगा कि बेबी तू पहले यहाँ से जा और बंदे लोग को भी कॉल कर दे, सुन भाई सामान लेके पहुँच, अरे लड़के लोग घुस गए हैं, बंदे लोग को कॉल कर दे, बेबी तू पहले जा। तो काफ़ी अच्छा इंडिया में पार्क को यूटिलाइज किया जाता है। कभी मैं आऊँ पार्क में और मेरे को कोई अद्भुत दृश्य दिख जाए तो क्या ही बोले। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024, इसमें 100 कंट्रीज ने आपका पार्टिसिपेट किया था एंड रूस फर्स्ट आया था साइबर क्राइम में और इंडिया 10वें स्थान पे। फीलिंग अ प्राउड इंडियन आर्मी, मतलब बहुत प्राउड आ रहा है मेरे को। फिर आपका आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 एंड 24, UNDP यानी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये मैंने 12th में पढ़ा था तो आज भी याद है। 193 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, स्विट्जरलैंड फर्स्ट आया था इसमें और हम 134 पे आए थे इसमें। स्कोर जो हमारा था वो 0.644 था। ये आपको पूछा जाता है अक्सर, जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इसका स्कोर भी पूछ लेता है तो ध्यान रखना, 0.644। इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर ने इसे रिलीज किया था, US ने। 55 कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया, USA फर्स्ट आया इसमें और 42 इंडिया ने अपनी रैंक अचीव की। फिर आपका आता है इकोनॉमिक सर्वे 2024 और 25, प्रेजेंटेड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ऑन 31 जनवरी 2025। निर्मला सीतारमण ने इसे प्रस्तुत किया था, जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, आपको पता है निर्मला ताई। तारीख 31 जनवरी 2025 को। फिर आपकी इंडिया में जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी यानी इकोनॉमी की जो स्थिति है अर्थव्यवस्था की, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इंडिया रियल GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड एट 6.4% इन फाइनेंशियल ईयर 2025। जो आपका वित्तीय वर्ष 2025 था उसमें 6.4% ये हमने रखने का अनुमान लगाया है। फिर आता है आपका ग्लोबल GDP ग्रू बाय 3.3% 2023, एक्सपेक्टेड 3.2% एवरेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। वैश्विक GDP वृद्धि 2023 में 3.3%, अगले 5 वर्षों में औसत 3.2% रहने की संभावना है। GDP ग्रोथ प्रोजेक्टेड बिटवीन 6.3% टू 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 26। तो जो आपका फाइनेंशियल ईयर 26 है उसमें हम जो हमारी GDP है उसमें जो हम ग्रोथ देखने की जो सोच रहे हैं वो अनुमान उसका जो है वो प्रोजेक्टेड है आपकी 6.3% से 6.8% के बीच, इतना वृद्धि होने का चांसेस है, अनुमान लगा रहे हैं हम। फिर आपका आता है रिटेल इन्फ्लेशन, जो आपकी खुदरा मुद्रा स्फीति है, स्फीति, उसके बाद में डिक्लाइन टू 4.9%, 4.9% इसमें कमी आई है पर आ गई है, मतलब घट के। खुदरा मुद्रास्फीति क्या होती है? रिटेल इन्फ्लेशन, जब आप कोई चीज़ खरीदने जाते हो उसके मतलब मांग बढ़, मतलब उसके मांग ज़्यादा होती है, आपूर्ति कम होती है, फिर आपको पता है कि रेट बढ़ जाते हैं ना, तो ऐसे। आम चुनाव के बाद FY24 यानी जो फाइनेंशियल 24 में पूंजीगत व्यय 8.2% बढ़ा। तो जो आपके इलेक्शन हुए थे जनरल इलेक्शन, उनके बाद 8.2% इसमें वृद्धि देखने को मिली है। इंडिया शेयर इन ग्लोबल सर्विसेज एक्सपोर्ट्स 7th लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड। वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दुनिया में 7वां स्थान। तो जो आपको ये एक्सपोर्ट करते हैं हम सर्विसेज ग्लोबल रूप से, उसमें इंडिया 7वें स्थान पर है। फिर आपका मॉनेटरी फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट्स, मौद्रिक और वित्तीय क्षेत्र में ग्रोस NPH 12 ईयर लो एट 2.6% ऑफ टोटल लोन्स। सकल NPA कुल ऋण का 12 वर्षों में सबसे कम यानी 2.6% पे ही है। 1068 bankruptcy cases resolved with recoveries of
रुपये 3.6 लाख करोड़, यानी 1068 दिवालियापन मामलों का समाधान, 3.6 लाख करोड़ की वसूली। तो इनका समाधान हुआ दिवालिया। मैं भी दिवालिया हो चुका हूँ दोस्तों। जल्द ही यूट्यूब को अपने शरीर का मध्य भाग दान देने जा रहा हूँ, तो उसको मैं प्रीमियर कर दूंगा, वीडियो को देख लेना। इंश्योरेंस प्रीमियम्स ग्रीव बाई 7.7% एंड पेंशन सेक्टर बाई 16%। बीमा प्रीमियम 7.7% और पेंशन क्षेत्र 16% बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट्स आउट परफॉर्म्ड ग्लोबल एवरेजेस। भारतीय शेयर बाजारों ने वैश्विक औसत से बेहतर प्रदर्शन किया है। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। फिर आपके जो एक्सटर्नल सेक्टर हैं, जो बाह्य क्षेत्र, उनके बारे में एक्सपोर्ट जो है वो, उसमें जो हम निर्यात करते हैं वो 6% से बढ़ा है, और जो सेवा निर्यात करते हैं वो 11.6% बढ़ा है आपका। फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी। भारत वैश्विक कंप्यूटर और सूचना सेवा निर्यात में सेकंड स्थान पे है। तो आप कहोगे कि सेकंड स्थान में क्यों है? क्योंकि एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति ने एक बात कही थी कि मैं आईएएस बन के अपने देश को नंबर 2 पे ले जाना चाहता हूँ। तो मीडिया वाले ने उससे पूछा कि नंबर 1 पे क्यों नहीं? तो सज्जन ने बोला कि, जेंटलमैन ने, कि वो मेरा सपना नहीं है। तो उनकी बातचीत होती है यहाँ पे, और इंडिया सेकंड स्थान पे है। एफडीआई प्रवाह, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। एफडीआई क्या होता है? अगर कोई विदेशी कंपनी दूसरे देश में अगर मतलब इन्वेस्ट कर रही है तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई का जो प्रवाह है वो 17.9% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, होकर $55.6 बिलियन इतना बढ़ा है। विदेशी मुद्रा भंडार जो है आपका, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो $640.3 बिलियन अब इंडिया में है, तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर आते हैं आपकी प्राइसेज और इन्फ्लेशन, मूल्य और मुद्रास्फीति। जैसे आपको पता है 2014 से पहले जब आप तारक मेहता देखते थे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो उसमें बड़ी ऐसी बातें होती थी, करप्शन वगैरह, है ना, कि पता नहीं महंगाई कहाँ ले जाएगी। अंजलि, अंजलि, ये इतने सारे महंगाई हो रखी है, इतनी वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं, है ना, काश की डाइट के जो ये नींबू वगैरह जो हैं, ये करेले, इनके भी दाम बढ़ जाएं, मतलब इनमें भी जो रेट है वो इंक्रीज हो जाए। काफ़ी बात होती थी कि महंगाई हाथ से निकल रही। लेकिन 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि ऐसी आपको बात देखने के लिए नहीं मिलती है? तो उसका जवाब आप खुद ढूंढेंगे। ये आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हैं, आपने क्या कुछ नोटिस किया है, जो चेंजेस। ऑब्जर्व करते रहना चाहिए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन काफ़ी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में। तो वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में घटकर 5.7% हो गई। ग्लोबल इन्फ्लेशन मॉडरेटेड टू 5.7%। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन एट 4.9%, एक्सपेक्टेड टू रीच 4% बाई फाइनेंशियल ईयर 26। तो कम होने की आकांक्षा है, मतलब उम्मीद है कि फाइनेंशियल 26 तक 4% तक पहुंच जाए। मीडियम टर्म आउटलुक, मध्यम अवधि का दृष्टिकोण। इंडिया एम्स फॉर 8% जीडीपी ग्रोथ टू अचीव डेवलप्ड इंडिया बाई 2047, है ना। तो 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य जो है, उसके लिए भारत का लक्ष्य 8% अपनी जीडीपी में ग्रोथ देख रहा है इंडिया। मेन जो फोकस है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेगुलेटरी एम्पावरमेंट फॉर एमएसएमईज, जो आपके ये मध्यम और सूक्ष्म लघु ये उद्यम होते हैं उनके लिए। तो व्यापार सुगमता और एमएसएमई के लिए जो रेगुलेटरी सुधार है, उसको मेन फोकस है इंडिया का। इन्वेस्टमेंट और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे संबंधित ये है कि 5,853 किलोमीटर, यानी 5,853 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्टेड इन फाइनेंशियल 25। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है आपसे कि कितना कितना बनाया, कितना किलोमीटर, तो इतना बनाया, ध्यान रखना। फिर आते हैं आपकी जो रीन्यूएबल एनर्जी है, यानी जो नवीकरणीय ऊर्जा, कैपेसिटी ग्रू 15.8% ईयर ऑन ईयर टिल दिसंबर 2024। तो इतना इसमें वृद्धि हुई है। फिर आपकी इंडस्ट्री, यानी जो उद्योग वगैरह है, इंडस्ट्री ग्रोथ रेट 6.2% फाइनेंशियल 25 के आधार पे, यानी कि जो आपके उद्योग होते हैं उनमें ऑटोमोबाइल की जो सेल्स हैं वो 12.5% बढ़ी है। और वाहन बिक्री में इंडिया रैंक्ड 6th इन ग्लोबल पेटेंट फाइलिंग्स। तो भारत वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में 6th स्थान पे है। एमएसएमई सेक्टर बूस्टेड बाय आत्मनिर्भर भारत फंड। आत्मनिर्भर भारत फंड से बड़ी प्रोत्साहन मिली है इनको, एमएसएमई क्षेत्र को। फिर आपका जो सर्विस सेक्टर, यानी सेवा क्षेत्र, सर्विस शेयर सर्विसेज शेयर इन जीवीए 15.3% फाइनेंशियल 25 के आधार पे। और जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 12.8% है अप्रैल नवंबर 2025 के अनुसार। सेवा क्षेत्र क्या होता है आपको पता है? जो ये बड़ी बड़ी इंडिया की जो जीडीपी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल अभी इसी का है, सेवा क्षेत्र का।
ये जो आपको पता है जो टीचर वगैरह होते हैं, मतलब जो ये उच्च स्तरीय जो जॉब होती है, जो सेवा प्रदान करते हैं, है ना, चिकित्सक वगैरह हो गए, जो डॉक्टर वगैरह, तो ये सेवा सेक्टर के अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर, फूड मैनेजमेंट, कृषि एवं खाद्य प्रबंधन। एग्रीकल्चर शेयर इन इंडिया जीडीपी 16%। फूड ग्रेन आउटपुट 89.37 लिमिटेड। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन फिशरीज लाइव स्टॉक सेक्टर्स। तो आपकी जो फिशरीज हैं और लाइव स्टॉक जो सेक्टर हैं उनमें काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एमएसपी इंक्रीज्ड, एमएसपी जो है वो इंक्रीज हुई है। तूर पे 59%, बाजरा पे 77%। तो बाजरा आपको पता है कि एक खाने के लिए खाद्यान्न होता है, उस पे तूर जो होती है वो दाल वगैरह उसमें आती है। क्लाइमेट एनवायरनमेंट, जलवायु और पर्यावरण। नॉन फॉसिल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी 46.8% ऑफ टोटल जनरेशन। लाइफ इनिशिएटिव promotes sustainable lifestyle, projected global savings of $440 billion by 2030। तो लाइफ इनिशिएटिव सतत जीवन शैली को बढ़ावा 2030 तक $44 बिलियन की अनुमानित वैश्विक बचत। क्या बात है। कार्बन सिंक इंक्रीजेज 2.29 बिलियन टन्स CO2 इक्विवेलेंट। कार्बन सिंक वृद्धि 2.29 बिलियन टन CO2 के समकक्ष। क्या सामाजिक क्षेत्र, सोशल सेक्टर, सोशल सेक्टर स्पेंडिंग 15% फाइनेंशियल 21-25। पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर फ्रॉम 29% टू 48%। जो सार्वजनिक स्वास्थ्य पे व्यय है वो 29% से 48% पे हो गया, यानी कि जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह होते हैं उनमें। आयुष्मान भारत सेव्ड ओवर 1.25 लाख करोड़ इन हेल्थ कॉस्ट्स। आयुष्मान भारत से स्वास्थ्य खर्च में 1.25 लाख करोड़ की बचत देखने को मिली है, जो काफ़ी अच्छी बात है। फिर आपका एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% फाइनेंशियल 2024 के आधार पे। मैं भी इन्हीं में आता हूँ, मैं भी बेरोजगार हूँ, या आई एम प्राउड बेरोजगार। एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ सीन इन डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी। वैसे मैं ज़्यादा दिन तक रहूँगा नहीं बेरोजगार, क्यों? क्योंकि या तो मैं यहाँ अच्छा एक टीचर बन जाऊँगा तो यहाँ से इनकम जनरेट कर लूँगा, वरना फिर मेरा प्लान है कि अगर यहाँ मैं कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो मैं फिर इंस्टा पे जाऊँगा और एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाऊँगा, तो उसका आप सब्सक्रिप्शन ले लेना। अगर ये नहीं होता तो फिर मेरे को वो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं चाहते हो ऐसा हो तो प्लीज़ इसी को सपोर्ट करो। फिर EPFO पैरोल्स डबल्ड इन 6 ईयर्स। बेरोजगारी दर 3.9% है। डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं नवीकरणीय ऊर्जा में रोजगार वृद्धि। EPFO पैरोल 6 वर्षों में दोगुना हुआ। लेबर इन द AI एरा, AI युग में श्रम, तो वो मैं हूँ जो ऐसा कर रहा है। इंडियाज यंग टेक वर्कफोर्स एक्सपेक्टेड टू लेवरेज AI फॉर प्रोडक्टिविटी गेन्स। भारत की युवा टेक वर्कफोर्स AI के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम। सरकार शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग पे जोर दे रही है, यानी जो प्राइवेट एकेडमिक कोलेबोरेशन है उन पे फोकस कर रही है। AI का जो इम्पैक्ट है आपको पता ही है कितना, आज की डेट में AI कितना ग्रो कर रही है। फिर आपका आ जाता है यूनियन बजट 2025-26, जो हमारा संघ का बजट है इंडिया का, प्रेजेंटेड बाय निर्मला सीतारमण ऑन February 1, 2025। 1 फरवरी 2025 को निर्मला सीतारमण ने इसे प्रस्तुत किया। थीम क्या थी इसकी? सबका विकास। और में आपके 4 इंजन्स ऑफ डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर यानी कृषि, MSME इन्वेस्टमेंट या निवेश, और एक्सपोर्ट यानी निर्यात। तो ये इसके 4 इंजन माने जाते हैं, जो आप स्तंभ भी बोल सकते हो इसको, इम्पोर्टेंट। बजट हाईलाइट्स फोकस ऑन फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से मुक्ति, क्वालिटी एजुकेशन, एक्सेसिबल हेल्थ केयर, स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड 70% वुमेन पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, यानी महिलाओं की 70% भागीदारी आर्थिक गतिविधियों में। गरीबी से मुक्ति, एनआरसर को मार दो, गरीबी से अपना मुक्ति हो जाएंगी, क्योंकि सबसे बड़े गरीब एनआरसर ही हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुलभ स्वास्थ्य सेवा, कौशल आधारित नौकरियाँ, ये सब प्रमुख उद्देश्य हैं। लक्ष्य, भारतीय किसानों को दुनिया की फूड बास्केट बनाना। विजन, मेक इंडियन फार्मर्स द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये लक्ष्य है। एग्रीकल्चर के बारे में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इसमें आपके 100+ जो कीट रोधी यानी लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट कवर्ड, 1.7 करोड़ फार्मर्स टू बेनिफिट, इतनों को मिलेगी ये फ़ायदा। 6 ईयर कैंपेन
और सेल्फ सफिशिएंसी इन पल्सेज, तूर, उड़द, मसूर, ये दाल के प्रकार होते हैं, दाल। किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी लिमिट रेज्ड फ्रॉम 3 लाख to 5 लाख, यानी 3 लाख से 5 लाख तक बढ़ा दिया इसको। और 7.7 करोड़ फार्मर्स, 7.7 करोड़ किसानों के लिए। नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, 100+ पेस्ट रेजिस्टेंट हाई यील्ड वेराइटीज, यानी जो उच्च उपज वाले जो बीज होते हैं वो। फिर आता है आपका कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन, यानी जो कपास है, कपास उत्पादकता मिशन, उससे संबंधित 5 ईयर प्लान टू इम्प्रूव एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन, 5 वर्षीय योजना है कपास में सुधार के लिए। मन्ना बोर्ड बिहार में, टू प्रमोट प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन, यानी कि प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को बढ़ाना, इसके लिए मन्ना बोर्ड है बिहार में। ये पूछ सकता है कि मन्ना बोर्ड कहाँ है, तो बिहार में, ध्यान रखना। फिर आता है आपका मत्स्य पालन यानी फिशरीज फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल डीप सी फिशिंग इन EEZ हाई सीज, यानी उच्च समुद्र में सतत गहरी समुद्री मत्स्य हेतु, यानी मछली पकड़ता है ना जो समुद्र में, वो सतत रूप से उसके लिए है ये। फिर आपका है यूरिया प्लांट इन असम, न्यू 12.7 LMT कैपेसिटी एट ब्रह्मपुत्रा वैली फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, वहाँ पे नई संयंत्र लगाया गया उसके लिए। फिर आपका MSMEज के संबंध में रिवाइज्ड MSME क्लासिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट लिमिट इंटू 2.5, टर्नओवर लिमिट इंटू 2, यानी संशोधित MSME वर्गीकरण निवेश सीमा यानी इतना बढ़ा दिया, 2.5 गुना बढ़ा दिया, और टर्नओवर जो है वो सीमा 2 गुना। माइक्रो एंटरप्राइज क्रेडिट कार्ड ₹5 लाख लिमिट फॉर 10 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेज, 10 लाख सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख सीमा तय की गई है। लोन गारंटी कवर रेज्ड फ्रॉम ₹5 करोड़ टू 10 करोड़, लोन गारंटी कवर जो है 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बढ़ाया है। फिर आता है आपका लेदर फुटवेयर स्कीम, एम्प्लॉयमेंट टारगेट 22 लाख, रेवेन्यू ₹4 लाख करोड़, इतना लेदर और जो फुटवेयर योजना है उससे 22 लाख रोजगार लक्ष्य है। कितनों को इससे एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, 22 लाख लोगों को इस उद्योग के। राजस्व जो है 4 लाख करोड़, यानी जो एस्टिमेट जो रिवेन्यू है वो। टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स टू बूस्ट मेड इन इंडिया एक्सपोर्ट्स, मेक इन इंडिया बनाने दो। वैसे आजकल तो अद्भुत अद्भुत खिलौने आने लगे हैं, आप तो काफ़ी चलाते हो क्या सोशल मीडिया, क्रोम वगैरह, यूट्यूब वगैरह जो भी है, तो आपने अद्भुत प्रकार के खिलौने देखे होंगे। आज ही मंगाइए। आप ऐसा क्यों करते हैं, आप ये क्यों नहीं करते, आप ये खिलौने क्यों नहीं मंगाते हैं? आजकल तो मार्केट में बड़े अद्भुत खिलौने आने लगे हैं, पहले ऐसी सुविधा कहाँ थी, आज तो बड़ी अद्भुत सुविधा है। क्या तो गुड क्वालिटीज़ के टॉय आ रहे हैं आजकल, पूछो ही मत। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी टू बी सेटअप इन बिहार, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान बिहार में स्थापित होगा। फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप, स्टार्टअप के लिए फंड ऑफ फंड्स एक्सपेंडेड विथ 10,000 करोड़ एडिशनल कॉर्पस, अतिरिक्त कोर्स 10,000 करोड़ तक बना बढ़ाया गया। इन्वेस्टमेंट, निवेश जो होता है आपका, अर्बन चैलेंज फंड ₹1 लाख करोड़, कॉर्प्स फॉर अर्बन रिडेवलपमेंट, ₹10,000 करोड़ फॉर फाइनेंशियल ईयर 26। अर्बन चैलेंज फंड यानी 1 लाख करोड़ कोष, और इसके 26 के लिए 10,000 करोड़ आवंटन, इतना किया गया है शहरी रूप, शहरी चैलेंज निवेश के लिए। जल जीवन मिशन आउटले रेज्ड टू 67,000 करोड़, एक्सटेंडेड टिल 2028, कवर्स 15 करोड़ हाउस होल्ड्स। ये मैंने आपको बताया था जो क्लास थी ना अभी, उसमें ये आया भी था ये प्रश्न यहाँ से। जल जीवन जो मिशन है उसको कितना बढ़ाया है, 67,000 करोड़ है। पानी 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 अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, वहाँ से। फिर था आपका मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड, 25,000 करोड़ फॉर शिप बिल्डिंग एंड लॉजिस्टिक्स, यानी 49% गवर्नमेंट शेयर होगा इसमें, बाकी 51 अदर जो आपकी निजी कंपनियां हैं उनका, प्राइवेट कंपनीज का होगा। यानी समुद्री विकास कोष जहाज निर्माण और लॉजिस्टिक्स के लिए 25,000 करोड़, इसमें 49% सरकारी हिस्सा होगा। IIT एक्सपेंशन 6,500 न्यू सीट्स अक्रॉस कैंपसेस, 6,500 नई सीटें बढ़ाई गई हैं। PM रिसर्च फेलोशिप 10,000 फेलोशिप्स एट IITs, IISCs, डे केयर कैंसर सेंटर्स, 200 आपके केंद्र जो है फाइनेंशियल 26 तक बनाने का।
उद्देश्य है भारतीय भाषा पुस्तक योजना, डिजिटल बुक इन इंडियन लैंग्वेजेस, इसमें भारतीय भाषाओं में डिजिटल पुस्तकें। एटॉमिक एनर्जी मिशन, 20,000 करोड़ फॉर स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, 5 रिएक्टर ऑपरेशनल बाई 2033 यानी 2033 तक, 33 तक। परमाणु ऊर्जा मिशन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के लिए 20,000 करोड़, 2033 तक 5 रिएक्टर। उड़ान स्कीम, 120 न्यू डेस्टिनेशंस, 4 करोड़ पैसेंजर्स इन 10 ईयर्स, 120 नए डेस्टिनेशन और 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्री। यानी जो वायुयान वगैरह हैं आपके एरोप्लेन्स, उससे संबंधित है ये। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स इन बिहार इंक्लूडिंग पटना एक्सपेंशन भी, क्या लिखा है यहाँ पे, बीटा ब्राउनफील्ड डेवलपमेंट, ये कोई जगह है, उसका विकास के लिए। वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट, इरिगेशन बूस्ट इन मिथिला रीजन, वेस्टर्न कोसी कैनल प्रोजेक्ट, मिथिला क्षेत्र में सिंचाई बढ़ावा, यानी जो नहर के माध्यम से मिथिला में सिंचाई को बढ़ावा। टूरिज्म चैलेंज मोड, डेवलप 50 मेजर डेस्टिनेशंस विद स्टेट, 50 प्रमुख स्थलों का विकास हुआ है। एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन, सेक्टर वाइज टारगेट्स वाया जॉइंट मिनिस्टर्स, कॉमर्स, एमएसएमई, फाइनेंस, यानी जो वित्त मंत्रालय है आपका, है ना, वाणिज्य मंत्रालय हो गया, एमएसएमईज मंत्रालय जो, वो उनके माध्यम से, सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्रालय ना, उसके माध्यम से। भारत ट्रेड नेट, बीटीएन, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटल व्यापार दस्तावेजों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म है आपका। नेशनल जीसीसी फ्रेमवर्क इनिशिएटिव फॉर आउटसोर्सिंग हब्स इन टीयर 2 सिटीज, टीयर 2 शहरों में आउटसोर्सिंग हब के लिए प्रोत्साहन। एयर कार्गो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न फैसिलिटीज फॉर हाई वैल्यू पेरिसेबल्स, तो उच्च मूल्य के जो आपके पेरिसेबल्स होते हैं उनके लिए आधुनिक सुविधाएं, एयर कार्गो स्टोरेज अवसंरचना। फिर आपका जो बजट एस्टिमेट्स है 2025-26 में, उसका राजकोषीय घाटा, यानी जो आपका फिजिकल डेफिसिट है वो 15.69 अमाउंट में, लाख करोड़ में, यानी 4.4% जीडीपी का। राजकोषीय घाटा होता क्या है, मतलब फिजिकल डेफिसिट होता क्या है। मान लो कि गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किए, 10,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट किए ना, और वापस इनको मिलता है 8,000 करोड़, मतलब जो रिवेन्यू होता है ना आपका, राजस्व, उससे, राजस्व से। तो 10,000 करोड़ तो इन्वेस्ट किए और वापस आए 8,000 करोड़, यानी 2,000 करोड़ जो थे वो गवर्नमेंट ने अपनी जेब से लगाए, यानी राजकोष से लगाए। तो वो 2,000 करोड़ जो है वो राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा। ये जो है ये आपका राजकोषीय घाटा है, क्योंकि लगाए 10,000 करोड़, वापस आए 8,000 करोड़, तो 2,000 करोड़ जो है वो राजकोष से देना पड़े, तो राजकोष का भी घाटा हो गया ना। इसी प्रकार ये राजकोषीय घाटा है। राजस्व घाटा जो है वो आपका 5.24 लाख करोड़, आपका 1.5% जीडीपी का। प्राथमिक घाटा यानी जो प्राइमरी डेफिसिट है वो 2.93 लाख करोड़, 0.8%। प्रभावी राजस्व घाटा, आपका जो इफेक्टिव रिवेन्यू डेफिसिट है वो 0.97 लाख करोड़, 0.3% आपका जीडीपी का ये। आगे बात करते हैं रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्ट्रक्चर न्यू रिजिमी, यानी संशोधित आयकर संरचना। कितना कितना टैक्स लगेगा, अगर आप 0 से 4 लाख कमाते हो तो कोई कर नहीं, अब 0 कमाएगा तो उस पर कौन ही टैक्स लगाएगा, 0 पे क्या टैक्स लगाओगे, लेकिन 4 लाख तक पे कुछ नहीं है वार्षिक रूप से। लेकिन अगर आप 4 से 8 लाख कमा रहे हैं तो 5% लगेगा वार्षिक रूप से, यानी एनुअली। एनुअली अगर आपकी इनकम 4 से 8 लाख के बीच में है तो 5% आपको टैक्स लगेगा। अगर 8 से 12 लाख कमा रहे हैं तो 10%, 12 से 16 लाख तो 15%, एंड 16 to 20 लाख अगर आप कमा रहे हैं तो 20% तक लगेगा। और अगर आप 20 से 24 लाख कमा रहे हैं तो 25% लगेगा। देख रहे हो, एक चौथाई लगा रही हैं तो। फिर 24 लाख से ऊपर अगर हो तो 30%। क्या बोले, क्विक रिवीजन चार्ट जो है आपका, अब तक हमने जो पढ़ा उनके बारे में, कैटेगरी और इसकी जो प्रमुख की हाइलाइट्स हैं आपकी। इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, आपको पता है जो इकोनॉमिक सर्वे वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रस्तुत करती है, निर्मला सीतारमण ने किया इस बार। कब किया, 31 जनवरी को किया। टोटल चैप्टर्स इसमें 13 थे। इंडिया जीडीपी ग्रोथ अगर फाइनेंशियल 25 के आधार पर देखा जाए तो 6.4% प्रोजेक्टेड अनुमानित है। जीडीपी ग्रोथ रेंज 2026 के लिए 6.3 से 6.8% मतलब अनुमान लगाया गया है। रिटेल इन्फ्लेशन यहाँ जो खुदरा मुद्रास्फीति दी है वो 4.9% अनुमानित, 4% कम होनी चाहिए 2026 तक ऐसा अनुमानित है। ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ जो है 2023 में वो 3.3% थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो
$640.3 बिलियन है हमारे पास। FDI इनफ्लोज $15.6 बिलियन, 16.9% ईयर ऑन ईयर इतना बढ़ रहा है। एक्सपोर्ट्स ग्रोथ यानी जो निर्यात करते हैं हम उसकी जो वृद्धि है 6% हुई है। सर्विस एक्सपोर्ट ग्रोथ जो सेवा क्षेत्र में हम निर्यात करते हैं उसमें 11.6% की वृद्धि देखने को मिली है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो आपके उद्योग वगैरह जो इंडस्ट्री होती है, शुगर इंडस्ट्री हो गई, कॉटन इंडस्ट्री हो गई, इनमें आपकी कितनी देखने को मिली? 6.2%। सर्विस सेक्टर शेयर इन GVA 15.3%। एग्रीकल्चर शेयर इन GDP 16%, यानी जो आपकी GDP में जो कृषि का योगदान है वो 16% है। पहले काफ़ी हुआ करता था, जब आज़ाद हुए थे उस समय मेजोरिटी में था, यानी 51% के आसपास होता था, लेकिन अभी केवल 16% है, क्योंकि अभी मेन जो है सेवा सेक्टर है आपका ना, सर्विस सेक्टर। वो फूड ग्रेन आउटपुट जो है आपका वो 89.37। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट आप जो NPAs हैं वो 2.6%, 12 ईयर लो। इंश्योरेंस प्रीमियम ग्रोथ 7.7%। सामाजिक क्षेत्र में खर्च वृद्धि 15%। स्वास्थ्य व्यय हिस्सेदारी 29% से बढ़कर 48%, यानी जो हेल्थ पे। आयुष्मान भारत बचत 1.25 लाख करोड़, यानी आयुष्मान भारत बचत जो योजना थी उसके कारण 1.25 लाख करोड़ बचा लिए गए हैं। और लाइफ इनिशिएटिव पर्यावरण को लेके सतत जीवन शैली मिशन 2030 तक संभावित वैश्विक बचत जो है वो इतनी है आपकी 440 बिलियन। कार्बन सिंक वृद्धि 2.29 बिलियन, यानी ये वही है जो हम पीछे बढ़ गए, लेकिन क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए। बिलियन टन CO2 समकक्ष। MSP में वृद्धि, तूर में 59 और बाजरा में 77%। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत 6ठे स्थान पे है। भारत का लक्ष्य 2047 विकसित भारत, इसके लिए 8% की वृद्धि देख रहे हैं हम। अब आता है आपका जो इम्पोर्टेंट आपकी जो सेंट्रल की जो स्कीम है, जो योजनाएं प्रमुख चली है, वो नमामि गंगे स्कीम 10 जुलाई 2014 को इसे स्टार्ट किया गया था, 2014 में। मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। प्रोटेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर गंगा, गंगा नदी का संरक्षण और शुद्धिकरण, यानी गंगा में आपको पता है काफ़ी जो गंदगी वगैरह उसको बाहर निकालना और उसका संरक्षण करना, उसको प्रोटेक्शन देना, उसके लिए लाया गया था नमामि गंगे। फिर आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 28 अगस्त 2014 को इसे स्टार्ट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय ने। इंश्योर एटलीस्ट वन बैंक अकाउंट पर हाउस होल्ड, एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर ₹2 लाख, यानी प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक बैंक खाता तो होना ही चाहिए। 2 लाख दुर्घटना बीमा। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने लॉन्च किया था। पूछ सकता है ये। प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, भारत में विनिर्माण और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, यानी कि इंडिया में ही बनाओ, बाहर क्यों बना रहे हो। देसी पियो देश की विदेश की, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मेक इन इंडिया, वैसे अभी तो इंडिया में काफ़ी कुछ बनने लगा है, मुखौटे पहन के भी लोग काफ़ी कुछ बनाते हैं कंटेंट, हालांकि स्क्रिप्ट में उतना नहीं है, काफ़ी लोग बनाते हैं, आपने देखा ही होगा। फिर आता है आपका मिशन इंद्रधनुष, जो 25 दिसंबर 2014 को लॉन्च किया गया। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर, इन्होंने इम्यूनाइजेशन ड्राइव फॉर 7 डिजीज, आपकी जो डिphtheria है, काली खांसी है आपकी, है ना, टिटनस है, TB, खसरा, पोलियो, हेपेटाइटिस B, इनके लिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, यहाँ पे आपको पता है एक बार मोदी जी की जुबान फिसल गई, वो कहना चाहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उन्होंने बोल दिया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो काफ़ी ब्लंडर हो गया था, भारी मिस्टेक हो गया सर। 22 जनवरी 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड इम्प्रूव चाइल्ड सेक्स रेशियो, यानी लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, यानी जो ये मैन और वुमेन के बीच जो भेदभाव देखा जाता है उसको कम करना, और जो लिंगानुपात है बाल लिंगानुपात उसको सुधारना, यानी कि लड़के और लड़की जो पैदा हो रहे हैं उनको एक बैलेंस होना चाहिए उनके बीच, ये नहीं कि लड़कियां कम हो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू माइक्रो एंटरप्राइजेज वाया शिशु, ये भी आपका क्वेश्चन अभी देखने को मिला है, मैंने आपको करवाया है कल या परसों वाली क्लास में। 50,000 किशोर के माध्यम से 5 लाख और तरुण के माध्यम से 10 लाख लोन। ये अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को लॉन्च किया गया वित्त मंत्रालय ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। 18 से 40 वर्ष आयु समूह के लिए पेंशन 60 वर्ष के बाद 1,000 5,000 मासिक वेतन इतना मिलेगा, जितना जमा कराओगे उतना सरकार भी जमा करेगी और फिर आपको आगे मिलता जाएगा। अमृत योजना 25 जून 2015,
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय शहरी अवसंरचना सुधार एवं सतत शहर विकास, यानी जो आपकी अर्बन एरिया में डेवलपमेंट को लेके है ये, और वहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेके अमृत योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, यानी एक ही साथ हुई थी दोनों। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, उन्होंने 2022 तक 2 करोड़ घरों का निर्माण। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने शासन का डिजिटलीकरण, सभी सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, जो आपकी गवर्नमेंट आपकी जो सर्विसेज हैं उनको, पब्लिक सेक्टर की जो सारी सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन उपलब्ध कराना, प्रोवाइड कराना, और शासन का डिजिटलीकरण जो सत्ता में है उनको। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 1 जुलाई 2015 को कृषि मंत्रालय ने सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, हर खेत को पानी, यानी हर जगह पानी पहुंचना चाहिए ना सिंचाई के लिए, उसके उसको लेके है ये। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट ऑफ डिस्कॉम्स, बेटर मॉनिटरिंग, उसके लिए है ये, लाइट को लेके कि भैया लाइट जो है, बिजली जो विद्युत है पहुँचाओ गाँव में भी। सागरमाला प्रोजेक्ट 31 जुलाई 2015 को मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड दियर कनेक्टिविटी थ्रू रोड एंड रेल, यानी जो आपके बंदरगाह हैं जहाँ से नावों के माध्यम से, बोट्स के माध्यम से व्यापार होता है, ट्रेड होता है, तो उनकी स्थिति को सुधारना और उनको रोड और जो आपकी रेल वगैरह हैं उनसे जोड़ना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, तो ये 22 फरवरी 2016 को लॉन्च हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्होंने लॉन्च किया। क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेके। सेतु भारतम योजना 4 मार्च 2016 को लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज उन्होंने लॉन्च की। एलिमिनेट रेलवे क्रॉसिंग्स ऑन नेशनल हाईवेज वाया ओवर अंडर ब्रिजेज, ब्रिजेज के माध्यम से उन्होंने जो ऊपर से निकलता उसको बंद किया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम 5 अप्रैल 2016 को मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी जो वित्त मंत्रालय है आपका, लॉन्च 10 लाख से 1 करोड़ तक फॉर SC ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स फॉर न्यू वेंचर्स, जो नए नए आपके आए हैं एंटरप्रेन्योर्स और जो वुमेन हैं SC ST हैं उनके लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक लोन देना चाहिए, देने की स्कीम है। उड़ान योजना ये हमने पढ़ी थी। 27 अप्रैल 2017 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा आम नागरिकों के लिए सस्ती हवाई यात्रा की सुविधा के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय BPL परिवारों को मुफ्त LPG कलेक्शन, गैस की टंकी। दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017, इसका मंत्रालय शिक्षक प्रशिक्षण व डिजिटल शिक्षण सामग्री हेतु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसे आपको बताया कि 5 सितंबर को जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो उसी उपलक्ष्य में ये लॉन्च किया गया था। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, वो कहता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी वरिष्ठ नागरिकों 60+ वर्ष हेतु 10 वर्षों के लिए 8% गारंटी ब्याज। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को संचार मंत्रालय ने लॉन्च किया। डाक टिकटों को शौक के रूप में बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्ति 40 छात्रों को 6000 वर्ष। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को LIC ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया। 8% रिटर्न फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन्स ऑप्टिंग मंथली पेंशन, जो बूढ़े नागरिक हैं, वृद्ध नागरिक हैं, उनके लिए। सौभाग्य योजना प्रधानमंत्री साझी बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने लॉन्च किया। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल हाउस होल्ड्स इन इंडिया। वैसे 2017 में आप क्या कर रहे थे? 2015 में, 2017 में मैं तो बालवीर देखता था टीवी में। खुश रहो बालवीर खुश रहो, खुश रहो परियों खुश रहो, उसमें वो डूबा डूबा होते थे। हे बुलाया मुझे परी रानी ने, वो ऐसे बोलते थे, उल्टा होके बोलते थे। उसमें एक मानव था, वो मेहर थी, वो कहते थे ये मोंटू में बड़ा परेशान करता है, बालवीर बचाओ। फिर बालवीर पता नहीं कहाँ से आ जाता था, इतना वेला था बालवीर। क्या क्या देखा यार जीवन में, बहुत कुछ देखा, पर कभी कुछ काम का नहीं देखा। देखेंगे भविष्य में देखेंगे। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर ने कैशलेस हेल्थ कवरेज अप टू 5 लाख पर फैमिली पर ईयर, यानी जो आपकी स्वास्थ्य के लिए 5 लाख से ऊपर तक हर फैमिली पे इतना मिलेगा। PM किसान सम्मान निधि स्कीम 1 फरवरी 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, जो आपका कृषि मंत्रालय है, उसने
6,000 की जो आपकी वार्षिक इनकम सपोर्ट टू फार्मर्स इन 3 इंस्टॉलमेंट्स 2000 ईच, यानी हर साल आपके 6,000 बैंक अकाउंट में आएंगे किसानों के, 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के रूप में। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, मंथली पेंशन 3,000 फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, इनकम 15,000। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, 3,000 पर मंथ, पेंशन फॉर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा युवाओं 17.5 से 23 वर्ष की 4 वर्ष की सेवा हेतु भर्ती, जो आर्मी में आपको बताया 4 वर्ष के लिए अग्निपथ स्कीम आई थी, उसके तहत अग्निवीर बनाते हैं ना वो। CAPF असम राइफल्स में 10% आरक्षण, जो आपके अग्निवीर होंगे उनके लिए। 25% इसमें स्थायी रहेंगे। 11.71 लाख सेवा निधि, ये आपके एंड में मिलेगी। PM विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023, MSME मंत्रालय, यानी जो आपका मध्यम लघु व उद्योग मंत्रालय, वो सूक्ष्म लघु और मध्यम। 30 लाख परंपरागत कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण, 13,000 करोड़ बजट, 18 कारीगरी शामिल। PM जनमान योजना, आपको बताया जो विश्वकर्मा जी जो थे वो देवताओं के लिए मतलब हथियार वगैरह बनाना या कुछ महल वगैरह बनाना जो भी हो विश्वकर्मा जी बनाते थे। तो कारीगर आपको बताया घर बनाते हैं, तो उनके लिए विश्वकर्मा इसलिए रखा गया नाम योजना का। PM जनमान योजना, यानी जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, 15 नवंबर 2023 को बहु मंत्रालय मिशन ने लॉन्च किया, मतलब काफ़ी मिलके, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार, कुल व्यय 24,104 करोड़, यानी जो सोशली और इकोनॉमिकली जो वीक सेक्शन है ट्राइब्स के, उनकी जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली माह, अधिकतम सब्सिडी 78,000, यानी घर के ऊपर छत पे वो प्लेट लगा दो, सोलर प्लेट, फिर विद्युत उत्पन्न करो। डिफेंस और सिक्योरिटी पे बात कर लेते हैं। इवेंट डेवलपमेंट और डिटेल्स। 76th राइजिंग डे डिफेंस इंजीनियर सर्विसेज सेलिब्रेटेड ऑन 17 सितंबर 2025। INS अंद्रोथ एंटी सबमरीन वारशिप कमीशन्ड इन कोलकाता, ये आपकी जो नेवी के काम की है। INS अरावली कमीशन्ड इनटू इंडियन नेवी एट गुरुग्राम, गुरुग्राम में। संजीव गुरातिया अपॉइंटेड चीफ ऑफ मेंटेनेंस इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स में चीफ ऑफ मेंटेनेंस यानी प्रबंध करने के लिए नियुक्त हुए हैं संजीव गुराटिया। INS उदयगिरी, INS हिमगिरी इंडक्टेड अंडर प्रोजेक्ट 17A एट विशाखापत्तनम, ये वहाँ पे आंध्र प्रदेश में। अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट, ये भी आपका प्रश्न आया था। सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम चांदीपुर ओडिशा, रेंज 5,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। ओडिशा चांदीपुर में इसका सफल परीक्षण हो लिया है अग्नि 5 का। नीलगिरी क्लासिक प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाया गया इसको भी। थर्ड वेसल बिल्ट बाय गार्डन रिच शिप बिल्डर्स कोलकाता, उन्होंने इसे बनाया है। DRDO की जो प्रलय मिसाइल है, इससे भी आपका प्रश्न आया था अभी रिपीट अभी पिछले सेशन में कि 2 मिसाइल्स सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम APJ अब्दुल कलाम आइसलैंड। पोल्यूशन कंट्रोल वेसल समुद्रा प्रक्षेप लॉन्च्ड बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड, जो भारतीय तटरक्षक हैं उनके लिए गोवा शिपयार्ड ने इसे लॉन्च किया है। MiG-21 रिटायरमेंट, इंडियन एयरफोर्स टू रिटायर फ्लीट बाय सितंबर 2025, आफ्टर 5 साल के बाद ये रिटायरमेंट हो रहा है MiG-21 का। अपाची हेलीकॉप्टर्स, फर्स्ट बैच ऑफ 3 AH-64E अपाचीज रिसीव्ड ऑन 22 जुलाई 2025। ASW क्राफ्ट अजय एट द फाइनल शेलो वाटरक्राफ्ट लॉन्च इन कोलकाता, पानी में। INS निस्तार इंडियाज फर्स्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल बिल्ट एट हिंदुस्तान शिपयार्ड विजाग, जो आपका वाइजैग है, वाइजैग में ये हिंदुस्तान शिपयार्ड में ने इसे बनाया है। ये काफ़ी जानी मानी कंपनी है। आस्था पुनिया फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इन द इंडियन नेवी, जो आपकी इंडियन नेवी में फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट। ऑपरेशन सिंदूर इंडिया कंडक्टेड एयर स्ट्राइक्स ऑन 9 POK टेरर पैसेज May 7, 2025 इन रिस्पॉन्स टू पहलगाम टेररिस्ट अटैक, अप्रैल 20 को जो हुआ था, 22 को हुआ था, उसके रिस्पॉन्स में आपको पता पाकिस्तान पे इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय।
जब पाकिस्तान वाले पता नहीं किस वहम में रहते हैं। आपको पता है जब वो मॉक ड्रिल हुई थी तो उस समय सब जगह एक बार बिजली काट दी थी, मतलब लाइट काट दी थी ताकि अंधेरा हो जाए, है ना। तो पाकिस्तान की मीडिया पता नहीं कौन से नशे में, वो कह रही है हमारे हैकर्स जो लड़े हैं, मतलब वो पाकिस्तान की मीडिया की एंकर बोलती है हमारे हैकर्स जो लड़े हैं उन बच्चों ने तो कमाल कर दिया, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। उन्होंने 70% जो बिजली का निज़ाम हैक कर लिया। अब उन्हें कौन बताए भैया बिजली हैक होती है मतलब क्या ही बोले। ना करे जनाब ना करें। ये इंडिया है, इंडिया काफ़ी तरक्की कर रहा है, ऐसे बोलते हैं पाकिस्तान वाले। INS तमल स्टेल्थ वॉरशिप इंडक्टेड ऑन 1 जुलाई 2025 फ्रॉम यांतर शिपयार्ड रशिया। INS अर्नाला फर्स्ट shallow water anti-submarine vessel commissioned in Visakhapatnam. Defense CPSEs upgraded MIL, AVNL, IOL given Minatna category. INSV Kandinya handmade ancient stone ship inducted, हाथों से बनाया गया हैंडमेड। IGLS मिसाइल्स परचेज्ड फ्रॉम रशिया, ये हमने रशिया से बाई किया है। ब्रह्मोस प्लांट लखनऊ में लार्जेस्ट ब्रह्मोस प्रोडक्शन फैसिलिटी इनेग्रेटेड, ये आपके लखनऊ में सबसे बड़ा जो ब्रह्मोस के प्रोडक्शन के लिए फैसिलिटी लखनऊ में पैदा की गई है। राफेल एमजेट्स इंडिया टू एक्वायर 26 राफेल्स फ्रॉम फ्रांस और नेवी, नेवी के लिए 26 राफेल जो हैं वो फ्रांस से खरीदने जा रहा है इंडिया। फिर आपका आता है VLS RSM टेस्ट इंडिजीनियस वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड, ये भी कर दिया गया है। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव, ये भी पूछा गया था, सक्सेसफुली लॉन्च्ड फ्रॉम सुखोई फाइटर। ये जो लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है उसका नाम गौरव था। लेजर वेपन टेस्ट इंडिया बिकम्स फोर्थ कंट्री टू टेस्ट लेजर गाइडेड वेपन, वाह। वर्ना नावल एक्साइज इंडिया फ्रांस 23rd एडिशन हेल्ड इन अरेबियन सी, अरब सागर में इसका 23वां संस्करण आयोजित किया गया था इंडिया और फ्रांस के बीच वरुण का। ये तो हमने अभी पीछे पढ़ा है। अस्त्रा मिसाइल का जो टेस्ट है वो भी सक्सेसफुली हो गया, सक्सेसफुली फायर्ड फ्रॉम तेजस MK1 प्रोटोटाइप। एक्सरसाइज सी ड्रैगन 2025 इंडिया पार्टिसिपेटेड इन गुआम। DRDO फाउंडेशन डे 67th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट ऑन 1 जनवरी 2025। DRDO का फाउंडेशन डे जो है 1 जून 2025 को सेलिब्रेट किया गया। INS बख्शीर 6th स्कॉर्पियन सबमरीन डिलीवर्ड टू नेवी बाई मेजगॉन डॉक लिमिटेड। ईयर्स ऑफ रिफॉर्म 2025 डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। आपका जो रक्षा मंत्रालय है उसने 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष घोषित किया है। फिर आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी की बात कर लेते हैं। इसरो काफ़ी काम कर रहा है, नासा वगैरह जो अमेरिका के हैं। आंध्र प्रदेश स्पेस सिटी टू होस्ट स्पेस सिटी एंड टू डिफेंस हब्स। नासा डिस्कवरी 29th मून ऑफ यूरेनस आइडेंटिफाइड वाया जेम्स वेब टेलीस्कोप, तो ये नासा ने डिस्कवरी की है। जैसे आपको पता है पाकिस्तान में एक मतलब क्या क्या तो बात करते लोग, कहते कि पता नहीं, ये कोई शो चल रहा था उसमें पाकिस्तान में वो आदमी बोला था कि क्या आप जानते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जो डाइट है वो नासा के वैज्ञानिक बनाते हैं। अब उन्हें कौन बताया कि भाई वैज्ञानिक डाइट नहीं बनाते हैं यार, वैज्ञानिकों का काम कुछ और होता है, वो तो जादू को ढूंढते हैं, वो थोड़ी ना डाइट बना रहे होते हैं। पर पाकिस्तान वाले कुछ भी बोल सकते हैं। नासा डिस्कवरी, ये हमने देख लिया। इसरो का गगनयान मिशन, ये फर्स्ट मैन्ड टेस्ट फ्लाइट शेड्यूल्ड फॉर दिसंबर 2025, मतलब मानव युक्त पहला मिशन है ये। नासा का सूर्य AI न्यू AI सिस्टम टू स्टडी द सन, यानी जो सूर्य पे स्टडी करने के लिए। चाइना का लानयू लूनार लैंडर फर्स्ट मैन लैंडर टेस्ट कंडक्टेड। इसरो फाउंडेशन डे 56th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त 2025। इसरो नासा का निसार सैटेलाइट लॉन्च्ड वाया GSLV F-16 ऑन 13 जुलाई 2025 फ्रॉम श्रीहरिकोटा, यहाँ से लॉन्च किया है। इसरो नासा का था मिशन निसार। एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला रिटर्न टू अर्थ एक्सोम 4 मिशन आफ्टर 18 days कंप्लीटिंग 288 ऑर्बिट्स। ये आपको पता है वो शुभांशु शुक्ला जी भी गए थे ऊपर। मोदी जी ने वहाँ पूछा भी था कि अपने साथियों को गाजर का हलवा खिलाया क्या। जी मोदी जी खिला दिया आप बर्तन धोगे क्या। इसरो स्पेस स्टेशन प्लान इंडियन स्पेस स्टेशन बाय 2035, ये हमारा प्लान है अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का। ह्यूमन लूनार मिशन बाय 2040 तक का ये हमारा मिशन हम सोच रहे हैं। दंगिती जाह्नवी फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट नासा एयर स्पेस प्रोग्राम।
हरडोइज सुभांशु शुक्ला हरदोई के ही है। सेकेंड इंडियन टू रीच ISS, पार्ट ऑफ एग्जाम फॉर क्यू। आपको पता है पहले कौन थे? राकेश शर्मा जा चुके थे। PSLV C61 मिशन फेलियर इंक्वायरी, इसरो फॉर्म्ड हाई लेवल कमिटी। Returns 128 new moons, total moons now 274. ISRO germination experiment grew black-eyed pea seeds in space। वाह, क्या क्या कर रहे हैं स्पेस में। ISRO SpaceX mission achieved India's first space docking with PSLV 660 launch। Pixel Fireflies constellation, India's first private satellite network launched by SpaceX। ESA Probe 3 by ISRO successfully launched via PSLV 659। ISRO GSAT-20 communication satellite launched via Falcon 9 USA। यहाँ से लॉन्च हुआ ये। अब आ जाते हैं आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक और ऑथर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है, आपको पता है। ये पुस्तक लिख देते हैं, फिर आपसे पूछते हैं किसने लिखी। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर उन्होंने लिखी, जिनके सर पे बाल नहीं है। मदर मेरी कम टू मी, अनु अरुंधति रॉय। माता मेरी मेरे पास आई, द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ, अमीश त्रिपाठी ने लिखी। आपको बताया ये काफ़ी फिक्शन में लिखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल KJS धिलोन। ऑपरेशन सिंदूर द फायर दैट साइलेंस्ड टेरर, डॉक्टर TC राव। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, जस्टिस DY चंद्रचूड़। संविधान क्यों मायने रखता है, क्यों मैटर करता है, MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। प्रियम्बदा जया कुमार। आपको पता है MS स्वामीनाथन जो थे वो हरित क्रांति से संबंधित है, ग्रीन रिवॉल्यूशन से, इंडिया में फादर माने जाते हैं उसके। द इमरजेंसी डायरीज रिलीज्ड बाय अमित शाह। वाह। 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, कैप्टन SN अहमद। द वन गेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर्स वाइफ, पूजा पुजारा, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ हो सकती है। रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी है। Narratives of the Bench, Justice NV Ramana। Leo, The Untold Story of Chennai Super Kings, PS Raman। To the Seventh Generation, Dr. V.I. Mathan। March of Glory, K. Arumugam Errol Cruz। The New Icon, Savarkar and the Facts, Arun Shourie। The World After Gaza, Pankaj Mishra। Jammu Kashmir Ladakh Through the Ages, Raghvendra Tamar। The Unyielding Judge and Grover, Speaking with Nature, Ramchandra Guha। Friends with India's closest strategic partners, Sriram Jolia। 9 Yard Harij, प्रशांति राम फिटनेस, साक्षी मलिक की आपको पता है पहलवान, जिन्होंने जंतर मंतर पे धरना भी दिया था। वैसे पुस्तकों से आता है, अब मेरे को बताओ कामसूत्र किसने लिखी थी, जल्दी से कमेंट कर देना इसका उत्तर। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, MK रंजीत सिंह। मजाक की बात नहीं है, ये पूछा जाता है अक्सर कामसूत्र किसने लिखी थी। खाकी में दीप प्राज्ञा, अनिल राजौरी। कॉल ऑफ द गिर, परिमल नथवानी, यानी गिर बुला रहा है मेरे को, पता नहीं कैसे तो इनको बुलाते हैं, माउंटेन्स कॉलिंग, माउंटेन बुला रहे हैं। यार मेरे को पता नहीं क्यों माउंटेन में जाके इतना अच्छा फील होता है। होता है सभी को होता है, क्योंकि व्यक्ति का नेचर ही ऐसा है, उसे हरियाली के आसपास बहुत अच्छा पसंद होता है रहना। 75 ग्रेट रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भीम सिंह। इंडिया @100, KV सुब्रमण्यम। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप्ता सेनगुप्ता। नीतीश कुमार द गांधी ऑफ बिहार, अशोक चौधरी संभवी चौधरी। अच्छा, नीतीश कुमार गांधी हैं बिहार के, आज सुनने को मिला। कारगिल वॉर, द टर्निंग पॉइंट, भगवत बसपा रविंद्रनाथ। द बुक ऑफ कंपेशन, दलाई लामा कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी ने आपको पता है कि अर्थशास्त्र में जीता हुआ है पुरस्कार। दलाई लामा वो आपको पता है जो मोंक है तिब्बत के। मनोज बाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे। मनोज बाजपेयी आपको पता है जो द फैमिली मैन में रहते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे उनके डायलॉग हैं उसमें। अब चलना, आपको पता वो उसी का है। पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर R बाला सुब्रमण्यम। ए फ्लाई ऑन द RBI वॉल, अल्पना किलावाला।
आई हैव द स्ट्रीट्स, एक्विटी क्रिकेट स्टोरी, रविचंद्रन अश्विन। मेरे पास केवल गलियां थी, तेरी गलियां गलियां, अरे यार अभी बापू की याद आ जाएगी मेरे को। वैसे अभी नीतीश कुमार था, गांधी, अब यार बापू बापू याद आ जाती कभी कभी। सोर्स कोड, माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स ने लिखी है ये। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड इन्होंने लिखी है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, कालोल भट्टाचार्य। विनर्स माइंडसेट, शेन वॉटसन, जो आपको पता है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेट खिलाड़ी हैं। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी, सारभना बरुआ। हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा, पी एस श्रीधरन पिल्लई, ये पहले वहाँ के वो थे ना, राज्यपाल गोवा के। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, सैम पित्रोदा, ये कांग्रेस के हैं नेता। जस्ट ए मर्सेनरी, डॉक्टर सुब्बराव। द कॉन्स्पिरेसी, गोटाबाया राजपक्सा, षड्यंत्र, ये आपको पता है श्रीलंका के नेता हैं, राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक, पी एस श्रीधरन पिल्लई। स्कल्प्टेड स्टोन, मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम, अश्विन प्रभु। मामल्लापुरम महाबलीपुरम आपको होता है तमिलनाडु में, जहाँ पे पल्लवों ने काफ़ी काम किया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे निर्माण करवाए थे सिंह विष्णु ने, है ना। महास्वप्निकुद्दू, पी विक्रम ने लिखी है। फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। संस्कृति के आयाम, मनोरम मिश्रा। गांधी पता नहीं कैसे करके एक तो बापू आ जाते हैं, अभी बापू के लिए रोना पड़ेगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो छोड़ देता हूँ। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, एम जे अकबर। ब्रेकिंग द मोल्ड, इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रोहित लांबा। रघुराम राजन, ये आपको पता है रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। इंटरनेशनल समिट जो आपके इंपॉर्टेंट हैं वो 17वां ब्रिक्स समिट 2025 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था ये। स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, पीएम नरेंद्र मोदी रिप्रेजेंटेड इंडिया, मोदी जी ने भारत का वहाँ पे नेतृत्व किया, प्रस्तुत किए हुए। अध्यक्ष जो थे वो आपके लुइस इनेसियो लुल्ला दा सिल्वा। तो कैसे कैसे नाम होते हैं इनके, पता नहीं। नेक्स्ट समिट इंडिया में होगा 2026 में। एस सी ओ डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग 2025, चाइना के क्विंगाडो में हुआ ये। अपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, एस सी ओ ऑन द मूव, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया यहाँ पे। नाटो समिट 2025 का द हेग नीदरलैंड में हुआ ये। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग ट्रांस अटलांटिक डिफेंस पार्टनरशिप, नेक्स्ट समिट अंकारा टर्की में होगा ये। एंड नाटो का जो समिट होता है, जो आपको पता है कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, ये बताओ मेरे को तो आप। नॉर्थ एटलांटिक एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, जो आपको पता है ये शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व में मनाया गया था ना उस समय। 51वां G7 समिट, ये आपका कहाँ हुआ, कनानास्किस अल्बर्टा, कनाडा में। ग्लोबल इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इसकी थीम थी, की फोकस था यहाँ पे। पीएम नरेंद्र मोदी अटेंडेंस एज स्पेशल इन्वाइटी, नेक्स्ट समिट फ्रांस में होगा। मोदी जी को खास तौर पे बुलाया गया था कि मोदी जी आप यहाँ आइए और आके बोलिए लवणेन भोज्यम, कि लवण के बिना भोजन अधूरा है, यानी साल्ट के बिना जो आपका फूड है वो अधूरा है। 46th एशियन समिट 2025, कोलालमपुर मलेशिया में। इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी, 68 नहीं 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली 2025, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ए वर्ल्ड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए विश्व, WHO लेड ग्लोबल हेल्थ डिस्कशंस हुए यहाँ पे। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025, रोटरडम नीदरलैंड्स में हुई है। ग्रीन हाइड्रोजन एंड नेट जीरो पाथवेज, लेड बाय संतोष सारंगी, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्रेटरी। एट द इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस, ये पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ, यानी जो हिंद महासागर को लेके हो गए टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप, इसके लिए। AI एक्शन समिट 2025, ग्रैंड पाले पेरिस में, फ्रांस में। पब्लिक सर्विस AI भविष्य का कार्य है, फ्यूचर में। नवाचार, विश्वास और AI का वैश्विक शासन, अगला सम्मेलन भारत में होगा। 55वां विश्व आर्थिक मंच, दावोस स्विट्जरलैंड में। कोऑपरेशन फॉर एन इंटेलिजेंट एज,
भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल वाणिज्य मंत्रालय के नेतृत्व में, जो आपका कॉमर्स मिनिस्ट्री है। 9वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक वाशिंगटन डीसी में। इंडो पैसिफिक सुरक्षा और तकनीकी सहयोग, यानी पैसिफिक आपको पता है जो आपका है प्रशांत। मेजबान अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबिया, भारत से एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है, जिनकी आंखों से अक्सर लेजर लाइट यूट्यूब के शॉर्ट में देखी जाती है। 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। न्याय संगत विश्व और सतत गृह का निर्माण। भारत 2023 का मेजबान था, अगला दक्षिण अफ्रीका होगा। हर बार हम ही क्यों करें, इस बार तुम करो। वैसे दक्षिण अफ्रीका में आपको पता है क्या, बापू यार रहने गए थे, बापू। बापू की याद आ जाती है मेरे को एक तो। वैसे आपको पता है बापू इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डैडी। 29th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, बाकू अजरबैजान में। इन्वेस्टिंग इन ए लिवेबल प्लानट फॉर ऑल, COP30 ब्राज़ील, यहाँ मोदी जी ने संबोधित किया था। 23rd SCO काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2024, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था ये। स्ट्रेंथनिंग रीजनल ट्रेड एंड कोऑपरेशन, इंडिया रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर जयशंकर, जयशंकर गए थे पाकिस्तान। UN बायोडाइवर्सिटी समिट कैली कोलंबिया में। पीस विथ नेचर, प्रकृति के साथ शांति। आपके कुछ प्रमुख नेशनल समिट जो हैं कॉन्फ्रेंसेस। 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 दिल्ली में हुआ था ये। इनोवेट टू ट्रांसफॉर्म, ऑर्गेनाइज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम। 10th रायसेना डायलॉग न्यू दिल्ली में हुआ ये। काल चक्र, पीपुल पीस एंड प्लानिट, ये इसकी थीम थी। चीफ गेस्ट PM क्रिस्टोफर लुक्सन, न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2025 न्यू दिल्ली में हुई है। इंडस्ट्रियल वाटर यूजेस एफिशिएंसी, ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। फिट इंडिया कार्निवल 2025 न्यू दिल्ली, प्रमोटिंग फिटनेस एंड एक्टिव लाइफस्टाइल, ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एरो इंडिया शो 2025 बेंगलुरु कर्नाटका, द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आयोजित किया। 18वीं प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर ओडिशा। डियास्पोरा कॉन्स्टिट्यूशन इन डेवलप्ड इंडिया, प्रीवियस इंदौर MP, थीम डियास्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस, यंग इंडियन डायस्पोरा डे 2025 भुवनेश्वर ओडिशा, यूथ ग्लोबल डेवलपमेंट पार्टनरशिप। चीफ गेस्ट डॉक्टर देव प्रकाश, CEO ऑफ पैसिफिक न्यूज वीक। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 न्यू दिल्ली में हुई है। रोल ऑफ बुद्धिज्म इन स्ट्रेंथिंग एशिया, वैसे आपको पता है कि बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024 उत्तराखंड में, आयुर्वेद पर्सपेक्टिव से। फिर आपके स्पोर्ट्स की ओर चलते हैं, खेलों की ओर। नेशनल गेम्स और मेजर इंडियन इवेंट्स। 38वें जो आपके नेशनल गेम्स हैं, यहाँ से प्रश्न पूछा गया, आपके भी एग्जाम में आएगा। उत्तराखंड में हुआ ये 11 अलग अलग शहरों में। थीम जो है वो है ग्रीन गेम्स। मैस्कॉट मोली मोटो जो है इनका, वो है संकल्प से शिखर तक, टॉर्च तेजस्विनी। स्पॉन्सर जो है वो इंडियन ऑयल कोऑपरेशन। न्यूज स्पोर्ट्स योगासना, मलखंभ राजा बलिंद्र सिंह ट्रॉफी जो है उस सर्विसेज ने जीती है मोस्ट गोल्ड के साथ, फर्स्ट स्थान पे आए हैं सर्विसेज। 68 आपके गोल्ड मेडल, 26 सिल्वर और 27 ब्रॉन्ज के साथ 121 मेडल जीते हैं। सेकंड पे महाराष्ट्र एंड थर्ड पे आपका हरियाणा। 39th गेम्स मेघालय में होंगे 2027 में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार में हुए हैं। मैस्कॉट जो है वो गजसिम्मा। न्यू स्पोर्ट शिपोक तकरो, यहाँ पे हुआ ये। फर्स्ट महाराष्ट्र 158 मेडल, सेकंड हरियाणा एंड थर्ड राजस्थान। 2025 का जो 7th एडिशन है खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, ये लेह गुलमर्ग। मैस्कॉट जो है वो शीन एशी स्नो लिपोर्ड, जो आपको हिम तेंदुआ है। स्टेज 1 लेह, फर्स्ट लद्दाख, स्टेज 2 गुलमर्ग। फर्स्ट जो इसमें इंडियन आर्मी आई है, ये 2 जगहों पर आई है। लद्दाख फिर मतलब लेह और लद्दाख, मतलब लेह में जो लद्दाख में है आपको पता है, और गुलमर्ग में। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2024, इसका ये 4th एडिशन था गुवाहाटी में, असम में। मैस्कॉट जो हुआ था अष्टलक्ष्मी। फर्स्ट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, लवली यूनिवर्सिटी। सेकेंड आई इसमें लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, लवली। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 न्यू दिल्ली। मैस्कॉट उज्ज्वला, फर्स्ट हरियाणा, सेकेंड तमिलनाडु। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 गोगला बीच, दीव में। पर्ल डॉल्फिन इसकी मैस्कॉट। फर्स्ट
मणिपुर सेकंड, महाराष्ट्र थर्ड, नागालैंड। इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट जो है आपके, जो 33rd समर ओलंपिक हैं आपके, वो पेरिस में हुए, आपको बताया पेरिस ओलंपिक। मोटो जो है वो गेम्स वाइड ओपन, मैस्कोट अर्गेन कैफ, इंडियन एथलीट 117 16 स्पोर्ट, चीफ द मिशन गगन नारंग थे, फ्लैग जो बीरस ध्वजवाहक थे ओपनिंग में वो पीवी सिंधु और शरद कमल थे, क्लोजिंग में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश थे। तो है मनु भाकर आपको पता है शूटिंग से और पीआर श्रीजेश हॉकी से। फर्स्ट मेडल मनु भाकर ने जीता ब्रॉन्ज, टोटल मेडल 6, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। बेस्ट इंडियन परफॉर्मर आपका नीरज चोपड़ा थे जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता 89.45 मीटर के थ्रो के साथ। ओल्डेस्ट एथलीट जो है वो रोहन बोपन्ना और यंगेस्ट दिनिधि देसिंगू थे। 17वां पेरिस पैरालंपिक जो इसमें फ्रांस में हुआ ये। मैस्कॉट जो है वो वर्जिन कैप था इसका। एंड इंडियन एथलीट इसमें 84 भाग लिया इन्होंने। चीफ द मिशन इसमें सत्य प्रकाश सांगवा। एंड फ्लैग बियर्स जो थे वो आपके सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव जो ध्वजवाहक ओपनिंग में। फर्स्ट गोल्ड अमन लेखा जो आपको पता है शूटिंग से संबंधित है। टोटल मेडल 29 जीते उन्होंने, यानी 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रॉन्ज। 18वीं रैंक है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया इसमें इन्होंने पैरालंपिक में। नोवा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 ये यूएसए और वेस्ट इंडीज जो है आपका वहाँ पे हुआ। विनर इंडिया था, आपको बताया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अर्शदीप सिंह, मोस्ट रन रहमानुल्लाह गुरबाजी अफगानिस्तान के, आपके अफगानिस्तान AFG। 13वां आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 इंडिया में हुआ ये, और इसका जो विनर है वो ऑस्ट्रेलिया, आपको बताया ट्रेविस हेड ने इंडिया को हराया था। काफ़ी दुख वाली रात थी, 19 नवंबर की बात है। और हैरानी की बात यह है कि आज 19 नवंबर ही है जिस दिन मैं आपके लिए क्लास शूट कर रहा हूँ। क्या ही बोले। मोस्ट रन्स विराट कोहली, मोस्ट विकेट्स मोहम्मद शमी। मेजर जो आपके क्रिकेट के टूर्नामेंट हैं वो आपके आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया और न्यूजीलैंड। इंडिया इसमें फर्स्ट आया, न्यूजीलैंड सेकेंड आया इसमें दुबई में। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका जीत गई, ऑस्ट्रेलिया इसमें सेकेंड आई। लॉर्ड्स का जो मैदान है लंदन में, वहाँ पे। आईपीएल में आरसीबी जीती इस बार, पंजाब किंग्स को हरा दिया आरसीबी ने। अहमदाबाद में फाइनल हुआ था इसका। वुमेन्स प्रीमियर लीग जो WPL है वो मुंबई कैपिटल्स ने दिल्ली को हराया। और एशिया कप 2025 जो है आपका, उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया यूएई में। T20 का था ये। रणजी ट्रॉफी जो आपकी, उसमें विदर्भ ने केरल को हराया नागपुर में। विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक ने विदर्भ को हराया वडोदरा में। सैयद मुश्ताक अली में मुंबई ने एमपी को हराया। और दुलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को हराया, बेंगलुरु में हुआ ये। अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 ये इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हराया मलेशिया में। तो मित्रों यहाँ पे आपकी पार्ट 1 जो है करंट अफेयर्स की वो एंड होती है, समाप्त होती है। अगर आपको अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि पार्ट 2 आए जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम कंप्लीट कर देंगे करंट अफेयर्स को, अगर आप कमेंट करेंगे और अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा इस पर, तो ज़रूर मैं पार्ट 2 भी करवा दूंगा आपका इसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब कर देना, और राम सर की जो क्लासेज है वो भी देख लेना, वो भी काफ़ी अच्छा करा रहे हैं। एंड अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसी बात से अगर आप ऑफेंड हो गए हैं तो सॉरी। एंड वैसे तो क्या ही होता है ऑफेंड, अगर आप इतनी बात पे ऑफेंड हो जाओगे तो आगे कैसे ही बढ़ोगे, मत होया कीजिए ऑफेंड। एंड थैंक यू आपने यहाँ तक देखा, और अगर आपको पार्ट 2 चाहिए इसका तो कमेंट कर देना। धन्यवाद।